Good evening, class. As we were studying chapter 3 of your chemistry, that is periodicity in elements, and we have learned almost all the trends that were being followed in any periodic table. Okay, the first of all, we have learned about the nuclear charge, later on atomic size, later on ionization potential, ionic size, electron affinity and electronegativity. ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था एंड कहा था कि आज आपका लास्ट क्लास रहेगा क्योंकि बस एक छोटा सा टॉपिक उसमें रिमेनिंग है. सो बिफोर मूविंग टू दैट पॉइंट, वन पॉइंट वाज रिमेनिंग इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच आई वाज गोइंग व्हिच आई डिडंट एक्सप्लेन यू इन यस्टरडे क्लास बिकॉज टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. तो इसमें हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है. जब भी कोई एलिमेंट में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जब आता है, ठीक है, तो वो जब इसमें एंटर करता है उस दौरान कितनी एनर्जी ये रिलीज करता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम इज कन्वर्टेड इनटू एनायन. सॉरी, ठीक है, जैसे कि इसमें x था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड वो x माइनस बना. हमने ये पढ़ा था कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो निगेटिव होती है. ठीक है, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाईली निगेटिव होती है. बट इन केस ऑफ जैसे कि हमने फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को स्टडी किया था, उसी तरीके से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है. जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो उसको डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं करेगा, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जब ऑक्सीजन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो O- बन जाएगा. अब जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O-, तो उस दौरान O2- बन जाएगा. लेकिन हर एलिमेंट की सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है. मुझे ये बताना था आप सबको. ठीक है, हर एलिमेंट की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये ऑलरेडी एनायन बन चुका है. अब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेरा जो एलिमेंट है वो निगेटिव चार्ज है. ठीक है, बाहर से भी निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इस शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स आराम से हैं. जब 7th इलेक्ट्रॉन आया तो उसने यहां पोजीशन कैसे बनाई होगी? इनके बीच में रिपल्शन सह करके. ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है एंड निगेटिव निगेटिव रिपेल्स ईच अदर अलॉट. एंड न्यूक्लियर चार्ज भी इतना सक्षम नहीं है कि इसको खींच पाए. क्यों? क्योंकि अब 6 प्रोटॉन्स जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखा है, यानी मेरा न्यूक्लियर चार्ज वीक पड़ गया है. तो मुझे बाहर से क्या करनी पड़ती है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में एंटर कर जाए. ठीक है, तो इस वजह से जब एनर्जी क्या करनी पड़ी है, हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है कि उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है. बट जो मेरी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमेशा मेरी एंडोथर्मिक होगी, यानी मुझे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है. इस वजह से इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है. तो यदि आपको बुक में ये कॉन्सेप्ट मिले तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि फर्स्ट टर्म में तो नेगेटिव बताया था बट यहाँ पॉजिटिव दिया है. तो पॉजिटिव का मीन्स है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया है, वो निगेटिव आयन बन चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है. इस एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वैरी करते हैं. ठीक है, इनकी जो स्टडी की गई थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो ऑक्साइड्स के बेसिस पर की गई थी. ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के किया गया था कि कैसे कैसे वो तरह तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रोनिगेटिव है एंड उसके बेसिस पर ही ये डिपेंड करता है. ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किससे इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है या कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज डिसाइडेड. ठीक है, अब एक बात ये है, फ्लोरीन को छोड़कर एक्सेप्ट फ्लोरीन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, यानी किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है. जैसे कि हम मैग्नीज की बात करें अगर, ठीक है, तो मैग्नीज 25 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यानी इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7
यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +7 भी करता है। कैसे? जैसे MnO2 है, इसमें यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। KMnO4 है, यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल नहीं होती है, वो केवल डिपेंड करती है कि उसके साथ कौन सा एलिमेंट अटैच्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करता है, सबसे इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल सेम है कि हमारा अल्कलाइन मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1 देगा, सेकंड ग्रुप हमेशा +2 देगा। बट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी रहती है, +2 भी रहती है। अब +2 कब रहेगी? जब वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, बाकी जिसके साथ भी वो कंबाइन करेगा हमेशा -2 देगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन +3 भी देता है, -3 भी देता है, समटाइम्स +5 भी देता है। तो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि सामने रिएक्ट करने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज बीइंग डिसाइडेड, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो इसके बारे में आपको पूरा आपकी बुक में थ्योरी दी गई है। वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू नाउ दैट इज रिटन इन द वर्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंसी दिया होगा। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर पाएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बगल वाले एलिमेंट से, जो एलिमेंट्स उसके साथ कंबाइन हो रहा है उसके साथ शेयर या फिर वो दे पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज स्टडी। अब एक और टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक जो है, दैट इज ग्रुप सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं। जैसे हम ग्रुप 1 की बात करें, अगर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में है लिथियम, हाइड्रोजन तो सबसे पहले है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, एंड यहाँ पे है जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एंड वन मोर एलिमेंट आई डोंट रिमेंबर। तो ये वाले जितने एलिमेंट्स हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम से लेकर यहां तक के एलिमेंट भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बट लिथियम एंड बेरिलियम ये पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी प्रॉपर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये एक डिफरेंस आता है इनके बीच में। क्यों? क्योंकि इनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज की वजह से, बहुत ही स्मॉल साइज रहती है इनकी, केवल एक ही 2 शेल है एंड दोनों न्यूक्लियस के पास हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं। एक इसमें आपका डायगोनल रिलेशनशिप आता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के एलिमेंट्स, जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये लिथियम जो होता है मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। सिमिलरली बेरिलियम की एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी मैच करती है, एंड बोरॉन की सिलिकॉन से मैच करती है। तो ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच होने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सम मोर प्रॉपर्टीज, ये सब क्या करती है, आपस में इसकी मैच करती है। यानी एक प्रकार से ये डायगोनली रिलेटेड है अपने डाउन वाले ग्रुप से जस्ट बगल में। ठीक है, यानी ये डायगोनल क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं, तो इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप। So what is the definition of diagonal relationship? That the elements of second period show the common properties, have the common physical properties with the elements of third period diagonally. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन। So here finally your chapter 3 is end, in which what we have learned and what we have gained the knowledge, that is about the how periodic table was arranged, how elements were discovered, how the trends were being followed there। तो एक छोटा सा चीज हम लोग उसको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं कि कैसे हमने पढ़ा था कि अगर along the period जाए, along the period, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है।
ये आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद था हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई एम नॉट राइटिंग गोल, जस्ट अंडरस्टैंड इट। it increases also. Next was electron affinity. This also increases when we move from left to right to along the period. And last was electronegativity, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, बट एज वी कॉल ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर, कि क्या मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता है? तो नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर शुरू में ज्यादा रहता है एंड बाद में इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, लूज करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में यदि हम पढ़ें तो ऑक्साइड्स जो रहते हैं, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग के जो मेटल्स है वो Na2O बनाते हैं, MgO बनाते हैं, लेटर इज Al2O3, एंड यहां पे जैसे आपका बन जाता है ऑक्साइड्स NO2 बन जाता है, या फिर आपका CO बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे रहता है। तो जो ये वाले जो ऑक्साइड्स रहते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। Al2O3 जो होता है वो एम्पोटेरिक नेचर का होता है। एम्पोटेरिक यानी जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेव करता है। एंड यहां से जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एंड जब हम लेफ्ट की तरफ रहते हैं तो बेसिक कैरेक्टर हमारा ज्यादा रहता है। इट मीन जैसे कि ये NaOH बनाते हैं, ये MgOH का होल ट्वाइस फॉर्म करता है, ठीक है। और यहां से क्या फॉर्म करते हैं लोग? H2CO3 फॉर्म करेगा एसिडिक कैरेक्टर, एंड HNO3 फॉर्म करेगा या HNO2 फॉर्म करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर। तो when we move along the period left to right, our basic character decreases and acidic character increases. So it is a very important point for all of you. ठीक है। Now when we move down the group, what happens? तो down the group में just reverse है जो हमने along the period में पढ़ा। Down the group, that is atomic radius increases, atomic radius increases, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, आई एम नॉट राइटिंग द फुल फॉर्म, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट ब्रीफ में आ जाता है। बट आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर फाइनली योर चैप्टर इज ओवर, एंड इन द चैप्टर 2 one point I forgot to explain you which is very important for this also, isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हमने जैसे आइसोबार एंड आइसोटोप्स को स्टडी किया हुआ है, उसी प्रकार एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, यानी ऐसे स्पीसीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम हो, जैसे CO, N2। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास टोटल 8, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। नाइट्रोजन यानी एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 14। तो इनके पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि NO- एंड O2, ठीक है। N के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, एंड यहाँ माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन अलग से एक्स्ट्रा होगा तो टोटल 16, एंड O2 के पास भी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। Thus NO- एंड O2 आर दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Okay class, so finally your chapter 3 is over here, and in the next class we will start our new chapter which I will dictate you on that class in which chapter I am going to start. So homework for all of you is to complete the notes of your chapter 3 as soon as possible and send me for clarify कि सर हमने सही किया है कि नहीं किया है, and solve the exercise questions also all of you,
And if you have any doubt, you can ask me directly. And if you students have not attended the previous classes, so you can ask me, sir, which class I have to study and which I have to not. So I will explain you that also. Okay. Take care all of you.